जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी, संतांची भूमी, वीरांची भूमी म्हणजेच महाराष्ट्र. या भूमीतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना, संतांना, वीरांना नमन. आणि माझ्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना प्रेमपूर्वक नमस्कार. इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं. मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं इस भाषा का सम्मान करता हूं. पर उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मी मराठी बोलताना चुकलो तर मला क्षमा करा. पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी नेतं आलं याचे मला आनंद आहे. मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का. साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का. साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मंच पे आसीन श्री अशोक चौहान जी को, श्री सच्चे कुमार यादव जी को, श्री अजीत गोपचरे, डॉक्टर संतोखराव जी को, जितेश राव साहब को, संजय जी कोडगे जी को, विष्णुवर्धन रेड्डी जी को, श्री प्रवीण साले को, श्री बीबी पाटिल जी को, श्री विरूपाक्षा महाराज जी को मैं नमस्कार करता हूं. मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया. मैं आया हूं मराठा वीरों की धरती को नमन करने. मैं नमन करने आया हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की उस धरती को जिसने मुझे अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया. मैं आभार व्यक्त करने आया हूं उस धरती का जिसने मुझे स्वराज का अर्थ समझाया. मैं नमन करने आया हूं बाबा साहेब अंबेडकर की कर्मभूमि को, राजमाता जिजाबाई के संस्कारों से सींची गई इस धरती को. मैं पिछले 10 सालों में एनडीए के साथ रहा हूं क्योंकि मैं बीजेपी और शिवसेना से, वो भी बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं. शिवसेना और जनसेना दोनों ही सनातन की, शिवसेना और जनसेना दोनों ही सनातन की रक्षा के लिए समर्पित सेनाएं हैं. मुझे बाला साहेब जी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने और डटी रहने की प्रेरणा उन्हें से मिली है. इसलिए मैं इस मंच से उनको, बाला साहेब ठाकरे जी को मैं नमन करना चाहता हूं, जिनसे मुझे जनसेना के साथ मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्रांतीय हित के ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित की भावना, प्रांतीयवादाన్ని विस्मరించని जातीयवादम. बाला साहेब ठाकरे जी से मैंने सीखा निडर होकर अपनी बात रखना, बेबाक रहना, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना बिना किसी राजलोभ के. मैं पिछले दशक में
जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर, राम मंदिर से शोभायमान अयोध्या, विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा, भारत के हर कोने को जोड़ के हाईवेज, हर गांव में पहुंची सड़क, एनडीए सरकार के 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से उबारा है। एनडीए सरकार ने इन 10 वर्षों में 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ का लाभ दिया प्रधानमंत्री किसान योजना में। कुल 30 करोड़ के मुद्रा योजना का लाभ दिया हमारी बहनों को। पिछले 10 सालों में हमारे हाईवे मैन ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी ने इस देश को 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे दिए हैं। महाराष्ट्र को 701 कम लंबा समृद्धि महामार्ग भी मिला जो नागपुर से लेकर ठाणे को जोड़ता है और महाराष्ट्र के नवनिर्माण में जोड़ी गई एक और उपलब्धि है। ऐसे न जाने कितने कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र को 2038 तक $1 ट्रिलियन की आर्थिक व्यवस्था बनाएंगे और महाराष्ट्र भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बेंगलुरु के विकास के लिए भी अनगिनत कार्य एनडीए सरकार द्वारा किए गए हैं, जैसे सरकारी विश्राम गृह बेंगलुरु का निर्माण, बेंगलुरु और बिलोली पुलिस थानों का निर्माण, बेंगलुरु कोर्ट का निर्माण, बिलोली कोर्ट का निर्माण कार्य है। हेमंत मंदिर का कार्य भी पूरा हो चुका है और हर घर जल योजना के कार्य भी 50% पूरा हो चुका है। ये जो सतत विकास कल कार्य एनडीए की सरकार में हुआ है और हो रहा है, यह इसी गति से होता रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उस सरकार को चुन सकते हैं जिसने महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखा है। वो एनडीए सरकार है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें साथ चाहिए बेंगलुरु की युवा शक्ति का, बेंगलुरु की बहनों का, बेंगलुरु की माताओं का। महाराष्ट्र के इतिहास की बात करें तो यहां सनातन की रक्षा के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना प्राणों की आहुति दी है, पर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया? पालघर में हमारे साधुओं की हत्या हुई। आपको याद है पालघर में हमारे साधुओं को कैसी हत्या हुई? और विशालगढ़ के ऐतिहासिक किले पर अतिक्रमण हुआ और यह मुद्दा धर्म से नहीं जुड़ा बल्कि शासन की लापरवाही और एक वर्ग विशेष को नाराज ना करने की आदत के कारण पैदा हुआ समस्या है। अधिकारियों ने इसकी सुरक्षा क्यों नहीं की? मराठों द्वारा बनाए गए दुर्ग केवल वास्तुकला के नमूने नहीं है, बल्कि भारत के संरक्षक, सनातन धर्म के संरक्षक है। इन किलों ने न जाने कितने सालों तक आक्रमणकारियों के और न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि समूचे दक्षिण भारत के बीच हिमालय की तरह खड़े रहे और हमारे लाखों मंदिरों की रक्षा की। सोचिए, अगर ये किले नहीं होते तो हमारे हजारों मंदिरों की क्या स्थिति होती? तमिलनाडु में क्या होता? आंध्रा के मंदिरों की क्या स्थिति होती? जरा सोचिए, आज बाला साहेब होते तो
क्या सोचते? बाला साहेब ठाकरे जी चाहते थे एकजुट भारत, एकजुट भारत, जिसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। वो चाहते थे राम मंदिर, जिसे एनडीए ने पूरा करके दिखाया। उनकी हर इच्छा को पूरा करने में लगी है एनडीए सरकार। शिवरायांनी सांगितले होते की शिवरायांनी सांगितले होते की मराठा तिथूचा मेळ व्हावा, धर्म वाढ, महाराष्ट्रात धर्म वाढवावा। अब ये महाराष्ट्र की जनता निर्णय लेगी कि हम बटना है और कमजोर होना है, मन विडिपोवाला, बलहीन वाला, या जुड़ना है और मजबूत बनना है। हम बटना है और अपने अस्तित्व को खतरे में डालना है, या जुड़ना है और उज्जवल भविष्य बनना है। हमें बटना है और अराजकता की फैलने देना है, या जुड़ना है और जन कल्याण विकास की तरफ बढ़ना है। చివరిగా ప్రజల హక్కుల గురించి, వాటి శక్తి గురించి, ప్రజలకున్న అధికారం గురించి రామ్ధారి సింగ్ దినకర్ గారి మాటల్లో డేగ్లూరు ప్రజలకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను। हुंकारों से महलों को नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों को नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताऊ कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, काल उधर ही मुड़ता है। जनता या आम जन के हुंकारों से, उसके उग्र रूप से, आम जन की ललकार से सामान्य भवन तो क्या, बड़े बड़े मजबूत महलों की नींव भी उखड़ जाया करती है। जनता में इतनी अधिक शक्ति निहित होती है कि उसके सांसों की तेजी से राज सत्ता के मुकुट हवाओं में उड़ गया करते हैं। इतनी हिम्मत या ऐसा दुस्साहस समय, वक्त या कालचक्र में भी नहीं है कि वो जनता का रास्ता रोक सके। कालचक्र या समय की धारा स्वयं उस ओर मुड़ जाती है जैसी जनता चाहते। మీరు ఎలా కోరుకుంటే కాలం అలా మారిపోతే, మీరు భయపడితే సనాతన ధర్మం కోసం మీరు భయపడతారా? సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించుకోలేరా? ఈ దేశం ఒకసారి మతపరంగా విడిపోయింది దేశం। ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ। ఇది సనాతన ధర్మాన్ని బలహీనమైన ధర్మం కాదు, అది చాలా బలమైన ధర్మం। భరిస్తాం, ఆలోచిస్తాం, సహనంతో ఉండమని చెప్తాం। కానీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి మేము వస్తాం, చూస్తాం, చేస్తామంటే అక్కడ దాకా అవసరం లేదు। ఏ తోడనా పోడనా ఏ జరుగుతున్నాయి నా చాలా సింపుల్గా ధైర్యంగా, ఇది మన నేల, ఎక్కడికి పారిపోతాం? తల్వార్లు పట్టుకొని వస్తే చేతులు కట్టుకొని కూర్చుందాం, ఎవరికి దమ్ముంది చేయడానికి? ఇది మీరు ఆలోచించారు। అందుకనే సినిమాల ఆనందం, ఓజీ అనండి, ఇంకోటి అనండి, కానీ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం, మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, మరాఠీ భాష కోసం, మరాఠీ సంస్కృతి కోసం మనందరం పనిచేయాలి। ఈ రోజు నేను మీకోసం మీ ముందుకు అందుకే వచ్చాను। సో నాతో పాటు శ్రీ అజిత్ గోప్చడే, మాన్యవర్ శ్రీ అజిత్, డాక్టర్ అజిత్ గోప్చడే, అలాగే నాందేడ్ లోక్సభ సీట్ నుంచి డాక్టర్ సంతూక్రావు హంబర్డేజీ వారు పోటీ చేస్తున్నారు।
శ్రీ జితేష్ రావు సాహెబ్ బెంగళూరు అసెంబ్లీ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. వారికి అఖండ విజయం ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై. జై महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम.